Hello students, we will continue the chapter Rural Development in Indian Economics for class 12, and this is the third part of our video. In previous videos we discussed over the programs launched by the government to increase the rural development. In this video we will discuss about the factors कि किस तरह से जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है या फिर जो फार्मर्स हैं वो अपने रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं. So let's start. So the topic is diversification in agriculture activities. So it has two aspects. The first one, diversification of crop production. Diversification of crop production यानी फार्मर्स जो हैं अपनी रिस्क फैक्टर को किस तरह से कम कर सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन refers to a system of multiple cropping rather than monocropping. It may also mean a shift from subsistence farming to commercial farming. यानी एक तरह की ऐसी फार्मिंग जिसमें सिर्फ एक क्रॉप नहीं की जाती है, इसमें एक से ज़्यादा क्रॉप्स की जाती हैं और इस मेथड में जो फोकस किया जाता है वो कमर्शियल फार्मिंग पे किया जाता है. क्योंकि इससे होता क्या है कि अगर एक क्रॉप हमारी ख़राब भी होती है तो दूसरी क्रॉप से जो फार्मर्स हैं वो अपना जो कमर्शलाइजेशन है या फिर उसका जो ट्रेड है वो कर सकते हैं, जिससे उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा. एंड इट हैज़ थ्री एडवांटेजेस. द फर्स्ट वन इज़ इट लोअर द रिस्क ऑफ फार्मर्स ऑन अकाउंट ऑफ फेलर ऑफ मानसून. यानी मानसून अगर फेल हो जाता है तो हम क्योंकि हमने दो से ज़्यादा क्रॉप्स की हुई हैं, एक से ज़्यादा क्रॉप की हुई है, तो एक क्रॉप अगर ख़राब भी हो जाती है तो हमें दूसरी क्रॉप जो है वो रिकवरी दे सकती है. ना तो सेकंड वन इज़ इट इन्हेंस द स्कोप फॉर कमर्शलाइजेशन ऑफ फार्मिंग. क्योंकि जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उससे इतनी ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं कर पाते हैं फार्मर्स और इससे उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाती है. लेकिन अगर वो इंक्रीज़ करने के लिए अगर वो अपनी पर कैपिटा इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें कमर्शलाइजेशन सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन करना ही होगा. नाउ मिनिमम द मार्केट रिस्क राइजिंग ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन. ओके, सो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में की जा सकती हैं. द सेकंड वन इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. Diversification of productive activities imply a shift from crop farming to non-farming areas of employment. Non-farm areas of employment include, अब ऐसे कौन कौन से एरियाज़ हैं, यानी फार्मिंग के साथ साथ जो फार्मर है वो और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को पार्टिसिपेट कर सकता है रूरल एरियाज़ में, जिससे उसे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिल सके. तो द फर्स्ट वन इज़ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज़, हॉर्टिकल्चर, कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हम देखते हैं जो मिनी बैंक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव में ये मिनी बैंक्स जो हैं वो खुल रही हैं, फिर जैसे हम बोलते हैं CSC. ओके, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये कब पॉसिबल हो पाएगा जब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ गांव वालों का या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनका रुझान होगा, वो उसे सीखना चाहेंगे, कंप्यूटर एजुकेशन वो सीखेंगे, तब ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और इससे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट होगा. नाउ इस डाइवर्सिफिकेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ रिड्यूस द रिस्क फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर. यानी एग्रीकल्चर से क्रॉप प्रोडक्शन से जो रिस्क होता है उसे कम किया जा सकता है. द सेकेंड वन इज़ प्रोवाइड इकोलॉजिकल बैलेंस. इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि एक तरह से हम मल्टीपल क्रॉपिंग में जा रहे हैं, एक ही क्रॉप को बार बार नहीं कर रहे हैं. क्रॉपिंग के साथ में अगर हम एनिमल हस्बेंड्री को कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहता है. थर्ड वन इज़ प्रोवाइड सस्टेनेबल लिवलीहुड ऑप्शंस टू पीपल लिविंग इन विलेजेस. तो गांव में जो लोग रह रहे हैं तो उनके लिए बहुत सारे स्कोप्स खुल जाते हैं अगर हम डाइवर्सिफिकेशन दोनों में से किसी को भी अडॉप्ट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग. ये आपके सिलेबस से अभी रिमूव किया गया है. नाउ फिर भी हम इसे एक छोटे से समरी के तौर पर देख लेते हैं दैट व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग. Organic farming is a system of farming that maintains, enhance and restore the ecological balance. It helps in sustainable development of the agricultural sector. In organic farming, farmers use organic manure, biofertilizers and organic pesticides. यानी किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ यहाँ नहीं किया जाता है, किसी भी केमिकल पेस्टिसाइड का यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता. जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से की जाती हैं. नाउ क्या क्या इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं. सबसे पहले तो सबसे हेल्थ कॉन्शियस ऐसे प्रोडक्ट्स जो निकल कर आएंगे हमारे सामने एग्रीकल्चरल फील्ड से, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स निकल कर आएंगे बहुत ज़्यादा हेल्थी प्रोडक्ट्स होंगे, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगे और उनसे हमें किसी भी तरह का जो एलर्जिक या केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो हमें नहीं देखने को मिलेंगे. इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे. ओके, एक इनकम का सोर्स बनाएंगे, यानी जो जनरेट इनकम का जो एक्स्ट्रा सोर्स कैसे बनेगा, क्योंकि जो मैन्योर होगा वो भी गांव में ही बना हुआ होगा, हमें बाहर से किसी तरह की खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जो हम फर्टिलाइज़र्स बनाएंगे वो भी गांव में ही बने हुए होंगे ऑर्गेनिक तरीके से, जैसे कि गोबर से खाद बनाने का प्रोसेस. ओके, नाउ इनएक्सपेंसिव प्रोसेस, तो बहुत ही चीप प्रोसेस होता है, तो ये किसानों को बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है.
नाउ लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इनसे जितना प्रोडक्शन जो है वो जितनी तेज़ी से हम बढ़ाना चाहते हैं फार्मर्स, उतनी तेज़ी से शायद ना बढ़ सके। हाई यील्डिंग वीड्स आजकल अवेलेबल हैं जो कि पूरी तरीके से केमिकल रिएक्शंस के साथ में बनाए जाते हैं, तो वो शायद हो सकता है वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग काम ना करे। ओके, सो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। इस चैप्टर को रीड कीजिए, इसके नोट्स बनाइए एंड टेक केयर।